जो 2024 का चुनाव ईवीएम की जो पर्ची निकलती है या ईवीएम को बैन करके ही होगा, ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र मिश्रा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर, ऐतिहासिक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर मोदी के चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बता दिया गया है। चुनावी बॉन्ड स्कीम को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब एसबीआई को 3 हफ्ते में कोर्ट में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग को नामों की सूची को अपनी वेबसाइट पर भी साझा करना होगा। तो 2019 में इस नियम को, कानून को लागू किया गया था और आरोप लग रहे थे कि सरकार ने अपने लिए ये सब किया है और अपना जो घर है पैसे से भर रही है। हमारे साथ नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, ये जो मामला है 2019 से ही लगातार सुर्खियों में था। आखिरकार एक बड़ा फैसला, कितनी राहत मिली जनता को इससे? चुनाव में पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को थैंक यू कहना चाहता हूँ। जुडिशरी में जो तरह तरह के क्वेश्चन आते थे उसको लेकर के एक समय के लिए थोड़ा सा ही राहत मिली। जी। पर कुछ चुनाव की प्रक्रियाओं में एक पक्ष को काफ़ी मजबूती मिली, जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शन जो एक वर्ड होता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूती मिली है। और जो धन और बल और बाहुबली जो चीज़ें बहुत तेज़ी से पूरे देश में स्पेसिफिक कुछ पार्टियां बढ़ रही थी, कुछ पार्टी बढ़ गई थी, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। इस बिल के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। आर्टिकल्स 19(1)(a) का कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका वायलेशन बताया। अब इसके आधार पर होता क्या है मैं आपको यह भी बता देता हूं। इस आर्टिकल्स के आधार पर हमें फ्री और एक्सप्रेशंस के सारे पावर्स दिए गए, पूरी लिबर्टी दी गई है। इस लिबर्टीज़ का हमारे वायलेशन हो रहा था। फ्री एक्सप्रेशन मतलब हमारी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की क्षमता, उसके हमारा कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को जो 4 लोगों की याचिका पेंडिंग थी, जो 5 बेंचों ने उसकी सुनवाई की थी, जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, दूसरा जस्टिस खन्ना साहब, तीसरा जस्टिस गवाई साहब, चौथा मनोज मिश्रा और पाँचवा पदकोवाला जी। इन 5 लोगों ने मिलकर के आज इस सुप्रीम कोर्ट के स्तंभ को पूरी तरीके से यह स्पष्ट कर दिया कि भारत देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की जो प्रोसेस थी वो गलत थी, वह पूरी तरीके से गलत थी। ये भी नहीं कि थोड़ा सा एक अंश पार्ट उसका गलत हो, पूरी तरीके से यह गलत साबित कर दिया गया। इसमें इस तरह से किया, स्टेट बैंक के माध्यम से भारत देश में कोई भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी, कोई भी माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद करके उसको किसी भी पार्टीज़ को बेनिफिट्स दे सकता था। इसके माध्यम से एक स्पेसिफिक पार्टीज़ को सबसे ज़्यादा इसमें काफ़ी फ़ायदा किया गया और उसके माध्यम से भारत देश में जो और भी 8 बड़ी देश की हमारी पार्टी, नेशनल पार्टीज़ थी, वो सारी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती गई। इसके साथ में जो क्षेत्रीय पार्टियाँ थी वो लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई और इसके साथ में और भी जो लोग इंडिपेंडेंट तरीके से लड़ते थे, इतने बड़े चुनावी फंडिंग में उनका कहीं खड़ा होना मतलब दूरगामी हो गया। इन सारी चीज़ों पर पूरी तरीके से रोक लगी। इसके साथ में ये सारा प्रोसेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से होता था, जिसका डिटेल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता था। पर इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसके साथ में जो आदमी जनता, उसके पास में कोई भी इस तरह से पावर्स नहीं थे और न ही इनके पास कोई भी डिटेल्स और जानकारी किसी कैंडिडेट ने कितना पैसा दिया है, किस व्यक्ति ने कितना फंडिंग किस पार्टी को दिया है, कौन सी कंपनी कहाँ पर पैसे अपने दे रही है या मतलब बॉन्ड्स कर रही है, ये सारी चीज़ों। हाँ, सरकार के वकील का तर्क क्या था? सरकार के वकील कहा जा रहा है कि कह रहे थे कि ये तो वायलेशन होगा, कि निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। कोई अगर किसी पार्टी को चंदा दे रहा है तो उसका नाम हम कैसे उजागर कर दें? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है ना। उन्होंने, सरकार तो हर चीज़ में, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा पैसे उससे आ रहे हैं, उनकी पार्टी को आ रहे हैं, वो आरटीआई के दायरे में चीज़ें आती नहीं हैं और इसके साथ में जो व्यक्ति देगा उसके बारे में भी कोई नहीं जानेगा। तो ये सीबीआई और ईडी के माध्यम से जो बहुत बड़े लेवल पर पूरे भारत देश में एक धौंस जमाया जा रहा था, इनडायरेक्टली तरीके से इलीगल डिटेंशन हो रही थी, इन सारी चीज़ों का दबाव जो पूरे भारत देश में छा गया था, वो विभिन्न तरीक़ों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रोसेस में ही भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज जो फंडिंग का प्रोसेस पूरा भारत देश में था उसको कहीं न कहीं रोक लग गई। इसके माध्यम से पूरे भारत देश में आज इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया गया और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 हफ्ते का जो एफिडेविट फाइल करने के लिए टाइम भी दिया गया। इसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन पे भी कंट्रोल लगेगी। साथ में फ्री फेयर इलेक्शन, इन पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जरा समझाइए।
जैसे ये करेक्ट तरीके से जो अभी चीज़ें दबाव बनाने के इनके माध्यम होते थे, जैसे आपके ऊपर रेड मारा और आपके ऊपर इनडायरेक्टली दबाव बना दिया, नोटिस दे दिया आप। अब आप स्पेसिफिक पार्टी को आप जो है तो चंदा दे देंगे जितनी फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग के माध्यम से स्पेसिफिक पार्टी कई लाखों करोड़ में, हज़ारों करोड़ में पहुँच गई। अब उसके माध्यम से उसके बार बार स्पेसिफिक पार्टी बोल रहे हैं। स्पेसिफिक पार्टी का मतलब जो बड़ी लार्जर पार्टीज हो इसमें पर मैं क्लियर जो मैं बता देता हूँ। स्पेसिफिक पार्टी का मतलब यहाँ सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। करेक्ट। हाँ, तो जाहिर सी बात है, तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कंट्रोल आएगी और वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सरकार को ऊपर एक काफ़ी बड़ा दबाव होगा और जनता, चुनाव आयोग, इन सब के बीच में एक काफ़ी समन्वय स्थापित होगा। और ये पूरे डिटेल्स को सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर सारे लोगों के एफिडेविट्स के साथ में अपलोड करने के डिटेल्स को भी जानकारी के रूप में साझा करने के लिए बोला है। अब इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे देश में कैसे कैसे लोग किस किस तरीके से, जो सीबीआई और ईडी वाले भी लोग हैं, वो किस प्रकार से लोगों को फंडिंग किए हैं, कितना सरकार को दिया गया है। चुनाव आयोग को उन नामों की सूची अपनी वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी। हाँ, कलेजी पर पत्थर रखना पड़ेगा चुनाव आयोग को। नहीं, वो तो कलेजी का पत्थर जब आप शुरू देखिए, किसी भी गलत चीज़ के परिणाम कुछ न कुछ दिनों बाद, वो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे अंत होता है हर चीज़ों का। तो उनको यह भी उम्मीद नहीं रही होगी कि ऐसे भी कुछ निर्णय हो सकते हैं, और वो निर्णय हुए। अब इसी के साथ में 2 बड़े निर्णय और भी आएंगे। पहला, जो आर्टिकल्स 19(1)(a) का वायलेशन अभी एक्सप्रेशन का दिया गया है, वो ईवीएम से भी जुड़ा हुआ है। ध्यान रखें, ईवीएम से। करेक्ट। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को देने जा रहे ये हैं। मैं आप लोगों के आपके माध्यम से ही बोल रहा हूँ। ईवीएम को लेकर के जो हमारा एक्सप्रेशन फ्रीडम्स है, वो पर्ची के माध्यम से ही स्पष्ट हो पाता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ उसको देख सकते हैं। हम उसको वर्चुअली देखने से हमारा बिल्कुल ही मतलब हमारा कॉन्फिडेंस कहा जाता है क्या देख सकते हैं, 7 सेकंड में क्या देखेगा बेचारा, बटन दबाए कि पर्ची देखे। करेक्ट। पर्ची हमें जो है तो वो मिलनी चाहिए हाथ में, वो फिजिकली होना चाहिए, और उसी फिजिकल कॉपीज़ को हम एक बैलेट बॉक्स में डालें और उससे उसका पूरा काउंटिंग कराने का अगला हमारा एक प्रोसेस है। दूसरा, जो दूसरी और एक बड़ी पटिशन है उसको लेकर के, और इसमें ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और लोकसभा 2019 के इलेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें। दूसरा, इसी का जो सेकंड पक्ष है वो भी बोलना चाहता हूँ। जो कोई भी स्पेसिफिक बड़ी पार्टी हो, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, जो चुनाव के दौरान पर जो रैलियां यूज करता है, उन रैलियों में जो उनकी फंडिंग होती है, उस फंडिंग को हमारे कंसोलिडेट फंड से जो यूज करते हैं, जनता के पैसे से जो यूज करते हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। वो हमारी पिटीशन का एक अगला पार्ट है। तो यानी 2024 का चुनाव होगा, उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी, मेरा ये स्पेसिफिक मतलब नहीं है, ध्यान रखना है, वो हमारे और आपके पैसे से 50 रैली में 200 रैलियाँ कर लेते हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स उड़ाते रहते हैं, तो पैसा कहाँ से आता है? आप और हमें सबको सोचने की जरूरत। अच्छा, ये जो सर ऐतिहासिक फैसला, ये सत्ताधारी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? क्या उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा? तो पैसे इकट्ठा कर लिया उन्होंने खूब सारा। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। ये सारी चीज़ों को तो इससे अब ये होगा कि आगे इन फ्यूचर में ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, पर अब उन्होंने जो कर लिया है उसके साथ में तो काफ़ी वो मजबूत हो गए हैं। उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। रिकवरी अब रिकवरी वाला देखिए सेकंड पार्ट में क्या आता है, अभी क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी जजमेंट के और पार्ट हमें पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें हो जाए, है ना, तो उसके साथ में हम इसमें कुछ बोल पाएंगे। तो दूसरा पार्ट इसमें हम यह भी बोलना चाहते हैं कि जो सरकार में अभी करंट में है, अब उनके सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, चुनाव में भी थोड़ा फेयरनेस आ जाएगी, और इसी के साथ में जनता में भी काफ़ी उत्साह होगा कि हम 2024 का जो चुनाव होगा उसमें अब धन और बाहुबलियों के बीच में हम किस प्रकार से चुनाव को कंटेस्ट करेंगे, किस तरह से लड़ेंगे, और आम जनता भी थोड़ा बहुत चुनाव लड़ने के कगार पर आ जाएगी। आखिरी सवाल सर, अब अचानक फैसला चुनावी बॉन्ड को लेकर लिया गया, चुनावी बॉन्ड रद्द कर दिया गया, कहीं बैन कर दिया गया। एक और मुद्दा, ईवीएम का सर ने भी इशारा किया, ये भी 19 से ही, आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ मामला है। तो क्या अचानक ही ईवीएम को लेकर कोई ऐतिहासिक फैसला सुनने को मिल सकता है चुनाव से पहले? वही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। मैं हमेशा बोला हूँ कि 2024 के पहले चुनाव, जो 2024 का चुनाव ईवीएम की जो पर्ची निकलती है या ईवीएम को बैन करके ही होगा। ध्यान रखना है, ईवीएम से पर्ची यानी वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है, उस पर्ची के माध्यम से ही चुनाव होगा, वो आप लोग ध्यान रखिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नरेंद्र मिश्रा सर हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। जो चुनावी बॉन्ड का मामला आया है, इस पर हमने विस्तार से बातचीत की। ईवीएम के मामले को लेकर भी बातचीत हुई कि ईवीएम का मसला भी सुलझने वाला है बहुत जल्द, इस पर भी एक सख्त एक्शन आदेश आ सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।